वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का WLS क्लासेस में। आज शुरू करेंगे हम चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है केमिकल रिएक्शन के द्वारा, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, वो पढ़ना है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, ये हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं? एनर्जी रिलीज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस जो खुद हो जाए, ठीक है। और या फिर जो रिएक्शन खुद नहीं होती उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिएक्शन को करवाना, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। फिर दूसरा पॉइंट में इन्होंने बताया कि लार्ज नंबर ऑफ मेटल, नॉन मेटल्स, कंपाउंड, केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से। तीसरा पॉइंट में बैटरीज, फ्यूल सेल्स जो हैं, ये हमारा जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, ये यूज़ करते हैं हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में। और ये बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ होते हैं, हमारे घरों में भी बैटरीज वगैरह यूज़ होती हैं। ई रिक्शाज में आजकल बहुत बैटरीज, ई रिक्शा बैटरीज से ही चलते हैं, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट में इन्होंने बताया कि रिएक्शन जो होती है इलेक्ट्रोकेमिकली जो रिएक्शन होती हैं वो एनर्जी इफिशिएंट होती हैं, यानी एनर्जी उनमें ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और लेस पोल्यूटिंग होती है, पोल्यूशन उनमें कम होता है, ठीक है। इसीलिए ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जो है ये इम्पोर्टेंट हैं न्यू टेक्नोलॉजी जो इको फ्रेंडली है उनको डेवलप करने के लिए, ठीक। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल थ्रू सेल टू ब्रेन, ब्रेन में जो सिग्नल जाते हैं या ब्रेन से जो सिग्नल वापस आते हैं या सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होती है, वो भी ये माना गया है कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल ओरिजिन है, यानी वो इलेक्ट्रोकेमिकली प्रोसेस चलता है उसके अंदर। ये एनसीईआरटी से नोट्स बनाए हैं, सारे एनसीईआरटी इसमें कवर है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, आप इन नोट्स को पढ़ लीजिए, वो इनफ हो जाएगा। और अगर आप खुद पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पर वो मतलब उसमें सारा यहाँ पर कवर है, अगर आप चाहें तो सिर्फ इससे आप कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट और इंटरडिसिप्लिनरी, यानी दूसरे और जो सब्जेक्ट्स हैं और जो हमारे चैप्टर्स हैं वो इससे रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम सिर्फ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्री यानी बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वही होती है जो हम अभी हमने पढ़ा है, जो केमिकल एनर्जी यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करती है। इसका एग्जांपल है डैनियल सेल। डैनियल सेल्स के अंदर क्या होता है? दो इलेक्ट्रोड रहते हैं हमारे, जिंक का और कॉपर का। जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। इसमें क्या है? सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, ये तो हमने अभी पढ़ लिया है। इसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है 1.1 वोल्ट का, ठीक है। इसमें क्या बताया इन्होंने? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक और कॉपर आयन का यूनिटी होता है, इसको हम बोलते हैं सच अ डिवाइस इज कॉल्ड गैल्वनिक और वोल्टिक सेल। यानी इसका इन्होंने बताया कि 1.1 वोल्ट इसका क्या होता है? पोटेंशियल होता है। और कंसंट्रेशन कितनी लेते हैं हम? यूनिटी होनी चाहिए जिंक आयन की भी और कॉपर आयन की भी। और इस सेल को हम मतलब डैनियल सेल को हम गैल्वनिक सेल और वोल्टिक सेल भी बोल सकते हैं। मतलब डैनियल सेल गैल्वनिक सेल का और वोल्टिक सेल का एक एग्जाम्पल है। इसमें अब हम पढ़ेंगे, बुक में अगर आप देखें, ये यहाँ पर ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डैनियल सेल का एग्जांपल लिया हुआ है। इसमें हम 3 केस पढ़ेंगे। जब एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने अप्लाई किया, ठीक है, तो होगा क्या? जब अपोजिट पोटेंशियल अप्लाई किया हमने जब, तो रिएक्शन होती रहेगी जब तक एक्सटर्नल अपोजिंग पोटेंशियल 1.1 वोल्ट से कम है। और जब ये 1.1 के बराबर हो जाएगा तो करंट 0 हो जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगी। इसके बाद अगर आप 1.1 से ज़्यादा वो एक्सटर्नल पोटेंशियल करेंगे तो क्या होगा? आपकी रिएक्शन तो होगी, पर वो अब अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी अब वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह ना काम करके वो अब डैनियल सेल जो हमने पढ़ी है गैल्वनिक सेल की तरह ना काम करके इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगी, यानी जिसमें एनर्जी यूज करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, ये थोड़े नोट्स जो हैं वो इसमें हमारे लेंथी से लग रहे हैं क्योंकि ये आपको समझना है चैप्टर, मतलब बेसिक चीज़ें हैं, शुरुआत में आपको उसको समझनी है। देखिए, जिंक का हम क्या लेंगे? डैनियल सेल में जिंक का हम लेंगे एनोड। एनोड का
चार्ज कैसा होता है उस पर? चार्ज होता है उस पर नेगेटिव, उस पर होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रोड पे से आपका जो इलेक्ट्रोड है उस पे से मेटल जाएगा और पीछे क्या रह जाए, मतलब जब वो डिजोल्व हो जाएगा मेटल तो आपका क्या रह जाएगा उस पे? नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, ऑक्सीडेशन होगा उस पे। और कॉपर पे क्या हो रहा है आपका? कॉपर पे इकट्ठा हो रहा है आपका मेटल, तो वहां पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है उस पर। गैल्वनिक सेल, गैल्वनिक सेल अभी हमने पढ़ा है। गैल्वनिक सेल क्या है हमारी? वही जो केमिकल एनर्जी यूज करके क्या बनाए, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाए। और मोर स्पेसिफिक कहें तो केमिकल एनर्जी कौन सी? गिब्स एनर्जी जो है, गिब्स एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर दे? इलेक्ट्रिक वर्क में कन्वर्ट कर दे, जो बाद में यूज होता है मोटर चलाने के लिए, अलग अलग गैजेट्स चलाने के लिए। तो डैनियल सेल जो है हमारा गैल्वनिक सेल का एक एग्जांपल है, अभी हमने पढ़ा है। ये हमारी रिएक्शन हो रही है इसमें, डैनियल सेल में हमारी रिएक्शन हो रही है। Zn से Zn ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। इसको हम दो हाफ में भी लिख सकते हैं रिएक्शन को, यानी कॉपर का रिडक्शन हो रहा है और जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं क्या? हाफ सेल। मतलब ये इसको हाफ सेल बोल सकते हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट जो दे रखा है, या इसको हाफ सेल बोल लीजिए, या इसको रिडक्स कपल भी बोल सकते हैं आपस में, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। इसी तरीके से हम बहुत सारी सेल्स बना सकते हैं अलग अलग हाफ सेल लेके, ठीक है। इस तरीके से हम बहुत सारी गैल्वनिक सेल बना सकते हैं इसी पैटर्न पे, यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो सेल हैं ये हमारी, देखिए यहाँ पर समझिए, 2 इलेक्ट्रोड हैं, ठीक, ये हमारे किससे कनेक्ट है? मेटल वायर से कनेक्ट हैं। और 2 इलेक्ट्रोलाइट जो है ये किससे कनेक्ट है? हमारे साल्ट ब्रिज से कनेक्ट हैं। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हमें सीखना है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है वो समझ लीजिए। देखिए, ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट पे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड है और ये इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर क्या होगा? मेटल की टेंडेंसी होगी सॉल्यूशन में जाने की, और इसी तरीके से सॉल्यूशन में जो मेटल है जैसे ZnSO4 इसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रोड पे आने की, ठीक है। तो अगर मेटल यहाँ से सॉल्यूशन में जाएगा तो पीछे इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, भाई पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, पीछे क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहेगा आपके, तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। या ऐसा होगा सॉल्यूशन से आपका जो मेटल है वो इलेक्ट्रोड पे आएगा तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो हमारी 2 तरीके की रिएक्शन हो रही है, मतलब 2 तरीके की टेंडेंसी है। एक मेटल से इलेक्ट्रोड से हमारा मेटल सॉल्यूशन में भी आ सकता है, दूसरा सॉल्यूशन से हमारा मेटल इलेक्ट्रोड पे जा सकता है। तो मतलब या तो ये नेगेटिव चार्ज होगा या ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो टेंडेंसी पे डिपेंड करते हुए हमारा मतलब या तो हमारा ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा या नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो हमारा एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, ये सारा यही बताया मैंने, जो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया ना, वो हाँ सारा लिखा हुआ है, एक बार देख सकते हैं आप, इसको पढ़ भी सकते हैं। ईच इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट इंटरफेस देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ मेटल आयन फ्रॉम सॉल्यूशन टू डिपॉजिट ऑन, यानी सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है जो मैंने आपको हिंदी में बताया है। इसके बाद आगे आप देखें, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे अभी मैंने बताया, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? अगर आपने जो कंसंट्रेशन ली है आयंस की, उसको अगर आप यूनिटी ले लें, ठीक है, यूनिटी ले लें, तो उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू IUPAC के हिसाब से रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमने माना हुआ है। इसके बाद गैल्वनिक सेल, हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे हो रहा है उसको हम एनोड बोलेंगे, और उस पर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और जिस पर रिडक्शन हो रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। ये सब इसमें जो लिखा हुआ है नोट्स में, सब ये समझने का, ये आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, इसको सिर्फ समझना है, ठीक है। क्योंकि NCERT में लेंथ दे रखा था, मैंने यहाँ नोट्स बनाए हैं तो उसमें थोड़ा लिखना पड़ा, इसलिए लेंथी से नोट्स लग रहे हैं। आपको याद बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ इसको समझने पे ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद थस देयर एग्जिस्ट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। अब 2 इलेक्ट्रोड है, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उनमें भी पोटेंशियल हमारा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है। तो हो रहा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से? एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे आपके इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी करंट कैरी होगा। जैसे एनोड कैसा है? नेगेटिव चार्ज है, उससे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज यानी कैथोड पे जाएंगे, तो हमारे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं एनोड टू कैथोड। और हमें पता ही है जिधर को इलेक्ट्रॉन चलते हैं उससे अपोजिट हमने माना हुआ है करंट चलता है, ठीक है। तो कैथोड टू एनोड हमारा करंट चलेगा। इसके बाद सेल पोटेंशियल क्या है? सेल पोटेंशियल हमारा
दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल। ठीक है, कैसे निकालते हैं, और इसको हम कैथोड से एनोड माइनस कर देते हैं। कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कर देते हैं, सेल पोटेंशियल आ जाता है। इसके बाद सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ, ये हमारा सेल पोटेंशियल ही है। अगर आप कोई करंट ड्रॉन नहीं कर रहे हैं सेल से तो सेल पोटेंशियल को ही हम ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद नोट, ये एक्सेप्टेड कन्वेंशन है, यानी ये माना हुआ कन्वेंशन, यानी माना हुआ है कि एनोड को हम लेफ्ट में ही रखेंगे और कैथोड को हम राइट में ही रखेंगे। ठीक है, मोस्टली हमारा ईएमएफ जो आता है इस कंडीशन के हिसाब से वो पॉजिटिव आता है। ठीक है, ई सेल हमारा क्या है, ई सेल कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको बताया कैथोड माइनस एनोड या ई राइट माइनस लेफ्ट, क्योंकि राइट में हमारा क्या होता है कैथोड होता है, लेफ्ट में हमारा एनोड होता है, या राइट में हमारा रिडक्शन होता है और लेफ्ट में हमारा ऑक्सीडेशन होता है। रिप्रेजेंट करने का तरीका यहाँ भी लिख रखा है, देखिए देख सकते हैं आप, ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रोड सॉलिड ये इलेक्ट्रोड है और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, इसको इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को वर्टिकल लाइन इनके बीच में हम लगाते हैं। ठीक है, और दो इलेक्ट्रोलाइट हमारे हैं साल्ट ब्रिज के थ्रू जो जॉइंट है, तो हम डबल वर्टिकल लाइन लगाते हैं। यहाँ इधर रिडक्शन दिखा रखा है, देखिए। A galvanic cell generally represented by putting vertical line, ये मैंने अभी आपको बताया किस तरीके से दिखाते हैं, ये दिखा भी रखा है यहाँ पे। ठीक है, सेल रिएक्शन लिए, ये रिएक्शन हो रही है, कॉपर का हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है और सिल्वर का हमारा रिडक्शन हो रहा है। तो हाफ सेल में इसको लिख सकते हैं रिएक्शन को, कैथोड पे हमारा रिडक्शन लिखेंगे, एनोड पे हम ऑक्सीडेशन लिखेंगे। आपको यही मोस्टली रिमेंबर करना है, इस पे किस कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड का साइन माइनस होता है, कैथोड का साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आपको इसमें रिमेंबर करने हैं। ई सेल कैसे निकालते हैं, राइट माइनस लेफ्ट करके निकालते हैं। जैसे मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट कैसे करेंगे। अब हमारा जो है इंडिविजुअल हाफ सेल का, यानी अगर आप सिर्फ एक ही इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक, अलग अलग दो होते हैं ना, एक में ऑक्सीडेशन होता है एक में रिडक्शन होता है, आप एक ही का अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना चाहें तो ऐसे हम नहीं निकालते, हम निकालते हैं दोनों का डिफरेंस करके। तो दोनों का डिफरेंस करने के लिए हमें दूसरे वाला एक मान लीजिए दे नहीं रखा, तो हम क्या करते हैं उसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मान लेते हैं। ठीक है, उसका पोटेंशियल होता है 0, ये माना हुआ है, तो उसमें से माइनस कर दे, उसमें से हम क्या करते हैं, मतलब इसको हम ऑक्सीडेशन मानते हैं। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है क्योंकि स्टैंडर्ड हम रिडक्शन पोटेंशियल मानते हैं, 0 माना हुआ है ये हमने। तो हम जो निकालते हैं वो इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, यानी इसका हमने 0 मान लिया और दूसरा जिसका भी हमें पोटेंशियल निकालना है उसमें से इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा। ये यहाँ पे लिख रखा है, देखिए इस तरीके से दिखाएंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिख रखा है और दूसरा वाला जिसका निकालना है वो हमारा कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक, तो कैसे निकालेंगे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और ई लेफ्ट हमारा कितना है 0। ठीक है, ये सिर्फ मतलब रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देखिए मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल, ये हमने किसका, हाइड्रोजन को हम दिखाते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं और उस प्लेटिनम सॉलिड उस पर दिखाते हैं। ये रहा हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन का H2 से H+, ये 1 बार स्टैंडर्ड कंडीशन ले रखी है हमने, और 1 मोलर हमारा यूनिटी ले रखा है हमने कंसंट्रेशन। ठीक है, और ये कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो कॉपर का हम पोटेंशियल जब निकाला वो आया 0.34 वोल्ट। इसी तरीके से हम जिंक का भी निकाल सकते हैं, ये जिंक का दिखा रखा है, ये आया हमारा -0.76। अब यहाँ से बात शुरू होती है आपकी मेन, कॉपर का जो पोटेंशियल आया वो आया पॉजिटिव और जिंक का जो पोटेंशियल आया वो आया नेगेटिव। अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आ रहे हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल शुरू होता है अब हमारा। ठीक है, इससे हमें ये जो हमारी टेबल दे रखी है, ये आपको अब ये समझनी है, यानी इसमें क्या है आपका, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। ये टेबल अभी हम समझेंगे, पहले नोट्स देख लेते हैं एक बार, कुछ रह तो नहीं गया इसमें। इसके बाद ये तो हमने पढ़ लिया है, ये भी। अब देखिए, अगर आपके पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो उसका क्या मतलब है, जैसे ये है, ये पॉजिटिव दिखा रखे हैं आपकी वैल्यूज जो है, और नीचे नेगेटिव। तो पॉजिटिव का मतलब, और ये आपका जो है ना, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपका पॉजिटिव है, इस तो मतलब इसका ये है कि वो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, और अगर नेगेटिव है उसका मतलब ये है कि आपका रिडक्शन नहीं हो रहा है बल्कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेगेटिव का मतलब अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखा है उसका मतलब ये है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है।
और ये भी बात ध्यान रखिए, अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा नेगेटिव है, समझ रहे हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रोड है वो बहुत रिएक्टिव है, यानी इसको ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होने का मतलब ये है कि वो मोर रिएक्टिव है, ठीक है। यानी अगर आप जैसे HCl है, उसमें आपने Zn डाल दिया, तो Zn का पोटेंशियल H के मुकाबले में कैसा है, नेगेटिव है, H का 0 है, उसका नेगेटिव है, तो Zn का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो वो HCl में से H को रिमूव कर देगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो गया और हाइड्रोजन को उसने रिड्यूस कर दिया। तो नीचे जो ये दे रखे हैं, इन सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे वाले को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। और ये ऊपर जो दिखा रखे हैं, इनका क्या हो रहा है, इनका रिडक्शन, मतलब इनका रिडक्शन हो रहा है, तो ये लेस रिएक्टिव है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये क्या है, लेस रिएक्टिव, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये खुद ऑक्सीडेशन इनका नहीं होगा, ये दूसरों का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, और जब इनका खुद का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये लेस रिएक्टिव है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है, तो वो मतलब वो दूसरे को रिप्लेस कर सकता है। अब इनका तो क्या है, इनका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल इनका पॉजिटिव है, इनका क्या होगा, रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन तो इनका होगा नहीं, तो ये लेस रिएक्टिव है। ये क्या कर सकते हैं, ये दूसरे को ऑक्सीडाइज, मतलब ये इनका ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ये दूसरे को मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑक्सीडेशन खुद का नहीं होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक। आपको ये समझना है रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, उसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो दूसरे को क्या ऑक्सीडाइज करेगा, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, दूसरे को रिड्यूस कर देगा। और जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, वो क्या, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है, खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यानी लेस रिएक्टिव है। कहने का मतलब ये है, ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, वो दूसरे को रिप्लेस कर देता है, इकट्ठा कर देता है, यानी रिड्यूस कर देता है, ठीक है। ये आपको इसमें समझना था, और पे आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा जो है वो क्या है, देखिए ये यहाँ पे लिख रखा था, ये बात मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद नोट दे रखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो यूज होता है वो काहे में होता है, हमने अभी पढ़ा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दूसरे यूजेस बता रखे हैं इन्होंने, जैसे अभी हमने बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज भाई केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने में हो रहा है, ठीक है। दूसरा हमने उसका यूज पढ़ा था, क्या पढ़ा हमने उसका यूज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यूज। और यूज जो इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं वो दे रखे हैं क्या, पीएच निकालने में, सॉल्यूशन की पीएच फाइंड करने में। और एक यूज अभी हमने पढ़ा था जैसे मेटल्स नॉन मेटल उनको प्रोड्यूस करने में यूज हो रहा था। और इसके यूज हैं पीएच ऑफ सॉल्यूशन निकालने में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने में, अदर थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कुछ हैं उनको निकालने में, और पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन निकालने में उसका यूज होता है। एनसीईआरटीज में दे रखे हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा है, जितनी भी हमने कंसंट्रेशन ली है, मतलब आयंस की जो कंसंट्रेशन ली है वो यूनिटी रहती है, पर ऐसा तो नहीं है हर बार यूनिटी रहेंगे। अगर यूनिटी ना हो तो फिर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आता है वो हम निकालते हैं नर्स्ट इक्वेशन से। वो कितना आता है, जैसे एक इक्वेशन ले ली, ठीक है, Mn प्लस से आपका M बन रहा है, ठीक है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो इसका आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे आप, ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो यूनिटी पे निकला हुआ रहता है हमारा, ठीक है, वो माइनस RT अपॉन NF, R गैस कॉन्स्टेंट है, T टेम्परेचर, और F फराड है हमारा चार्ज जो रहता है हमारा, ठीक है। और नेचुरल लॉग M अपॉन Mn प्लस, ठीक है। M जो है हमारा यहाँ पर हम लेंगे 1, क्योंकि सॉलिड की कंसंट्रेशन हम लेते हैं 1, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन के आ गई। इस इक्वेशन से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं जब हमारी कंसंट्रेशन यूनिटी ना दे रखी हो, ठीक है। हम इसको नेचुरल लॉग को लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 2.303 लेके, और R T और F की वैल्यू, T की वैल्यू हमने रख दी 298 केल्विन, ठीक है। तो डैनियल सेल के लिए हमारी वैल्यू आई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। डैनियल सेल कौन सी है, जिसमें हमारा जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, कॉपर का रिडक्शन होता है, वो भी एक एग्जांपल है हमारा गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। मोस्टली उसी को देखते हैं हम। तो ई नोट माइनस ये वैल्यू हमने वैल्यूज रख के RT F की और N की 2 रख दी, तो ये निकल के आ गया हमारा फॉर्मूला Zn 2 प्लस, और एक यहाँ देखिए आप, ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस RT अपॉन N, उसमें 2 है अपॉन F, नेचुरल लॉग Zn अपॉन
जिंक मतलब Zn2+ अपॉन Cu+। Zn का क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऊपर रखना है, रिडक्शन नीचे रखना है। अब आपको एक बात और देखनी है, जैसे जैसे आपका जिंक बढ़ेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी। अब ये वैल्यू बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड में से जब ये माइनस होगी ज्यादा वैल्यू तो ई सेल हमारा कम आएगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे जैसे Zn की वैल्यू बढ़ रही है ई सेल हमारा घट रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जैसे जैसे हमारा कॉपर बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ये वैल्यू हमारी घटेगी और ये वैल्यू ज्यादा आएगी। तो कॉपर बढ़ेगा तो ई सेल भी हमारा बढ़ेगा, यानी कॉपर की कंसंट्रेशन Cu2+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ई सेल की वैल्यू भी हमारी बढ़ेगी। ये मैंने लिख रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन जनरल अगर हम देखें कोई रिएक्शन हो रही है इस तरीके से, ए से ए बी मिलके सी डी बना रहे हैं, इनके जो नंबर ऑफ मतलब स्टिक्योमेट्री कांस्टेंट जो दे रखे हैं, ये दे रखे हैं सी डी डी ए, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन के हिसाब से E इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस RT अपॉन NF, ठीक है, नेचुरल लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, उनकी जो स्टिक में कांस्टेंट है वो पावर में चले जाएंगे। इसके बाद हमारा क्या रह गया है, हमारा देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं हम नस्ट इक्वेशन से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, केसी हमारा, तो हमने डेनियल सेल ही लिया। डेनियल सेल में क्या है, जैसे जैसे आपका जिंक ऑक्सीडाइज होता जाएगा तो हमारा क्या, हमने भी क्या पढ़ा है, जैसे जैसे हमारा जिंक की वैल्यू बढ़ेगी ई सेल की वैल्यू घटेगी। तो जैसे जैसे टाइम पास होगा जिंक बढ़ता जाएगा तो हमारा ई सेल कम होता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि Zn2+ और कॉपर 2+ की जो कंसंट्रेशन है वो चेंज नहीं होगी, यानी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, कंसंट्रेशन जो चेंज नहीं होगी तो हमारा ई सेल जो है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम ई स्टैंडर्ड सेल और ये वैल्यू जो दे रखी है हमारी, इससे हम केसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यानी नेक्स्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब अगर हम आर टी और एफ की वैल्यू रख दें, टी की वैल्यू 298 केल्विन रख दें, ठीक है, तो हम क्या, और हमें पता है ई स्टैंडर्ड डेनियल सेल का कितना होता है 1.1 वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ रखने के बाद केसी की वैल्यू कितने आएगा 2 × 10⁻37। इसके बाद इस फर्स्ट पार्ट का लास्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गिब्स एनर्जी से हम क्या कर सकते हैं, गिब्स एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। गिब्स एनर्जी हमारा वर्क डन है, जो वर्क डन हो रहा है हमारा सेल द्वारा, ठीक है, जो हमारा केमिकल एनर्जी जो रिलीज हो रही है उससे हमारा जो वर्क कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं चार्ज इनटू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ई सेल दे रखा है और यहाँ चार्ज की मल्टीप्लाई कर दी, NF हमारा चार्ज है, तो निगेटिव ऑफ गिब्स एनर्जी हमारी कैलकुलेट हो गई। इसको आप यहाँ से एक बार देख लें, यहाँ से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। इलेक्ट्रिक वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज पास, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो है हमारा वो किसके, चार्ज और पोटेंशियल की मल्टीप्लाई करके आता है। चार्ज, ये चार्ज हो गया और ये पोटेंशियल की मल्टीप्लाई करके हमारा वर्क डन आ रहा है, और यही हमारी क्या है, गिब्स एनर्जी है, ठीक है। इफ यू वांट टू ऑब्टेन मैक्सिमम वर्क हमें अगर ऑब्टेन करना है तो चार्ज को रिवर्सिबली पास करना पड़ेगा, ठीक है। रिवर्सिबल वर्क डन बाय गैलन सेल इक्वल टू इट्स गिब्स एनर्जी, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, यानी ये माइनस साइन जो है, जो हमारा वर्क डन हो रहा है वो हमारा गिब्स एनर्जी के इक्वल है, नेगेटिव ऑफ गिब्स एनर्जी जो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। ये हम इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। इसके बाद जो हमारा है वो देखें आप, ई सेल जो हमारा है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो हमारी साइज पे डिपेंडेंट नहीं होती, और मतलब ई सेल तो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई, और ये जो गिब्स एनर्जी है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये साइज पे डिपेंड करती है, यानी यहाँ पर वो नंबर ऑफ जो आपका चार्ज है उस पर डिपेंड करेगी, एन पे डिपेंड करेगी, ठीक। इसके बाद अगर हम कंसंट्रेशन ऑल स्पीसीज की यूनिटी ले लें तो ई सेल क्या हो जाता है हमारा, स्टैंडर्ड सेल हो जाता है। तो यहाँ पे ई सेल की जगह हम स्टैंडर्ड सेल रख सकते हैं, ठीक है। और अभी हमने जो पीछे फॉर्मूले पढ़े थे उसके हिसाब से अगर हम NF की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी R, मतलब इसकी वैल्यू अगर हम पीछे से रखें तो दूसरा फॉर्मूला हमारा ये बन के आ सकता है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस RT नेचुरल लॉग K, ठीक है। ये कैसे निकाला हमने, देखिए ये तो हमारा फॉर्मूला था ही, ये तो हमें पता ही है, ये हमें रखना है यहाँ से आपने क्या किया, वैल्यू रख दी, ये कहाँ पर, यहाँ से ये इधर चला जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8, और ये हमने मान लीजिए कन्वर्ट नहीं करा,
मतलब यहाँ तो log 10 में कन्वर्ट कर रखा है, अगर नेचुरल लॉग लेने थे तो 2.2303 हट जाएगा, ये इधर चली जाएगी तो RT आ जाएगा ना, RT नेचुरल लॉग, मतलब इस तरीके से कह रहा हूँ मैं, ई सेल मल्टीप्लाई NF इज इक्वल टू क्या, RT और नेचुरल लॉग KC, क्योंकि ये जब भी तो लिखते हैं जब हम लॉग में 10 बेस पे कन्वर्ट करते हैं नेचुरल लॉग को, तब लिखते हैं। तो अगर हम ना कन्वर्ट करें तो इस तरीके से लिख जाएगी, तो इसकी जगह हम RT और नेचुरल लॉग KC लिख सकते हैं। तो ये हमारा यही तो था हमारा, गिब्स एनर्जी में माइनस करके आ रहा था, तो ये लिख सकते हैं वैल्यू। तो दूसरा फॉर्मूला ये आ गया हमारा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या होता है हमारा? रेसिस्टेंस हमारा जो है वो लेंथ जितनी ज़्यादा होगी आपकी, मतलब जो आपने कंटेनर लिया है उसमें जो सॉल्यूशन है, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी इलेक्ट्रोड के बीच में, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली आता है। हमने फिजिक्स में भी पढ़ा है। और इक्वल का साइन लेने के लिए यहाँ पर तो ले रखा है, ठीक है, ये हम एक कांस्टेंट लेते हैं जो हमारा है रो, रेसिस्टिविटी बोलते हैं इसको स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, पर हम इसमें केमिस्ट्री में, इस बुक में, NCERT में इसको रेसिस्टिविटी ही बोलेंगे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कम यूज़ किया हुआ है। इसके बाद इसका अपोजिट रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस होता है हमारा करंट के फ्लो, जो आयंस होते हैं उनके फ्लो में जो रुकावट होती है, बैरियर होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। इसका अपोजिट अगर हम कर दें, रेसिप्रोकल कर दें 1/R, तो वो हो जाता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को मेजर करते हैं सीमेंस, S से डिनोट करते हैं, या लिख सकते हैं हम जैसे ओम था, ओम का उल्टा महो भी लिख सकते हैं इसको, इसमें भी मेजर कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया हमारा इसको फॉर्मूला अपोजिट कर दिया। ठीक है, 1/ρ जो होता है वो हमारा क्या होता है? 1/ρ, यानी रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं, इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, पर हम इस बुक में NCERT में कंडक्टिविटी ही इसको बोला हुआ है। ठीक है, और इसको मेजर करते हैं हम किस में? साइमन मीटर इनवर्स में। ठीक है, ये यूनिट्स भी हमें याद रखनी है, जैसे कि याद रख लीजिए, कन्वर्ट करने का तरीका दे रखा है। 1 सीमन सेंटीमीटर इनवर्स को 100 सीमन मीटर इनवर्स भी बोल सकते हैं हम। इसके बाद हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड ऑन, हमारा जो मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है, मतलब कितनी कंडक्टिविटी हमारी होगी, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। हमारा मटेरियल का नेचर कैसा है, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, और प्रेशर पर। ठीक है, कंडक्टिविटी के हिसाब से, यानी कितना कंडक्टिव है हमारा मटेरियल, वो हमारे मटेरियल 3 तरीके से डिवाइडेड हुए हैं: कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इंसुलेटर जिनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, सेमीकंडक्टर जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होती है। कंडक्टर में इन्होंने यहाँ बताया सम नॉन मेटल ऑर्गेनिक पॉलीमर भी इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी कुछ पॉलीमर भी हमारे और कुछ नॉन मेटल भी हमारे कंडक्टर होते हैं। इसके बाद सुपर कंडक्टर क्या होता है? सुपर कंडक्टर वो होता है जिसकी रेसिस्टिविटी 0 हो या कंडक्टिविटी इन्फिनिटी हो। इसके बाद इन्होंने बताया कि हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस फ्रॉम मेटल के थ्रू, यानी इलेक्ट्रॉन के थ्रू उसमें कंडक्टेंस होता है, वो डिपेंड किस किस चीज़ पर करता है? वो करता है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल का नेचर कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर आप क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद इन्होंने बताया है इलेक्ट्रोलिक और आयनिक कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस की वजह से जो हमारा कंडक्टेंस होता है उसको आयनिक कंडक्टेंस बोलते हैं, और वो हमारा डिपेंड करता है 5 फैक्टर पर। किस किस पर? आपने जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है उसका नेचर कैसा है, ठीक है, और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और उसकी विस्कोसिटी पे। 2 चीज़ हो गई। इसके बाद साइज ऑफ आयन एंड देयर सॉल्वेशन, यानी आयन जो ब्रेक हुए हैं वो उनका साइज कितना है। चौथा, कंसंट्रेशन आपने कितनी ली है, और टेम्परेचर। 5वां है टेम्परेचर जैसे आप इंक्रीज करेंगे कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगा। फिर एक नोट इन्होंने यहाँ पे बताया, जैसे जैसे आप DC करंट पासिस करेंगे तो कुछ समय बाद लॉन्ग पीरियड का है कि कंपोजिशन चेंज हो जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज हमने फिजिक्स में पढ़ा है, उसके थ्रू हम कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। पर यहाँ पर आयनिक सॉल्यूशन में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है, आयनिक सॉल्यूशन जो उसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, पर उसको व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कैसे करें। ठीक है, दूसरा ये है कि इसमें अगर हम डीसी करंट पास करते हैं तो उसका कंपोजिशन बदल जाता है। तो इन दो प्रॉब्लमों को दूर करने के लिए डीसी करंट की जगह तो एसी करंट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और इसको कनेक्ट करने के लिए आयनिक सॉल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट करने के लिए हम कंडक्टिविटी सेल यूज़ करते हैं, जो दो तरीके की यहाँ पर इन्होंने हमें दिखा रखी हैं। ठीक है, इसमें क्या है, हमारा दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं प्लेटिनम के, और एक ट्यूब सी ले रखी है जिसमें सॉल्यूशन हमारा फिल्ड है। अब हमें पता है क्या रेजिस्टेंस हमारा होता है, रो एल अपॉन ए। ठीक है, यहाँ पर रो को अगर हम इन्वर्स में करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा कंडक्टिविटी हो जाता है। और एल अपॉन ए जो है हमारा, इसको हम एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और इसको दिखाते हैं जी स्टार से। ठीक है, अब हमें सेल कांस्टेंट हमें फाइंड करना है, तो सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए से फाइंड हो सकता है, पर इसको हम एल अपॉन ए से, यहाँ पे इन्होंने बताया कि एल अपॉन ए लेंथ और एरिया से इसको फाइंड करना कन्वीनियंट यानी सही नहीं है, और रिलायबल भी नहीं है, यानी ये हमारा एक्यूरेट मेजर इससे नहीं हो पाता। ठीक है, इसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है कि अनरिलायबल या इनकन्वीनियंट क्यों है। इसको हम फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के थ्रू, यानी ऐसा एक इस पर्पस के लिए हम एक सॉल्यूशन ले लेते हैं KCl का। इसकी हमारी कंडक्टिविटी अलग अलग कंसंट्रेशन पे और अलग अलग टेम्परेचर पे फाइंड की हुई है। ठीक है, यहाँ पे टेबल दे रखी है, तो इसका यूज़ करते हुए हम सेल कांस्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और जो हमारे मतलब ये तो एक एग्जांपल दिया है इन्होंने यहाँ पर। ठीक है, यानी सेल कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के थ्रू भी फाइंड कर सकते हैं। अब क्या है, ये हम यहाँ पे इन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाया है। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 हमारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, ये हमारे 2 तो हमारे नॉन है, ये तीसरा वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा होता है। ये तीनों हमें पता रहते हैं, चौथा हमें कंडक्टिविटी सेल हमने यहाँ लगा दी, इसका मेजर करना है। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आती है, यानी R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3। यहाँ पर देखिए इधर आ जाएगा तो R3 हो जाएगा, हमें R2 फाइंड करना है तो R1 R4 अपॉन R3। ठीक है, इस तरीके से हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और ये हमारा अभी हमने पढ़ा है कि सेल कांस्टेंट हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी के बराबर होता है। तो कंडक्टिविटी यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, क्या, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की जो होती है वो डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि उन पे चार्ज अलग होता है, चार्ज और आयंस का जो साइज होता है वो अलग होता है, कंसंट्रेशन वो अलग होती है, ईज विद विच आयन मूव वो अलग होता है, यानी कितनी आसानी से आयन मूव कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि दूसरी एक मोर मीनिंगफुल क्वांटिटी है मोलर कंडक्टिविटी, जिसको लैम्डा एम से दिखाते हैं। ठीक है, वो रिलेट होती है हमारी कंडक्टिविटी से। कैसे? के कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब कंसंट्रेशन को अगर मोलैरिटी में लें, हम कंसंट्रेशन को क्या में लें, मोलैरिटी, तो हम फॉर्मूला बना सकते। ये दो फॉर्मूले जो हैं, ये मेन तो फॉर्मूला यही है, पर अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट लानी है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, के को हम लेंगे साइमन मीटर इनवर्स में। ठीक है, और सी को जो लेंगे कंसंट्रेशन को, वो लेंगे हम मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक, अब 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, वो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। दूसरा, अगर हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में लाना है तो के हमने साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में ले लिया और मोलैरिटी लिया, तो अब क्या करेंगे हमारा क्या होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ये ऊपर आ गया। तो ये हमारे दो फॉर्मूले बन जाएंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर में ऊपर आएगा 1000, और अगर मीटर स्क्वायर में लेना है तो नीचे आएगा आपका, यानी अगर साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स लेना है तो नीचे आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन देख सकते हैं हम, ईजी है। रेजिस्टेंस इन्होंने कहा है कि
इस कंसंट्रेशन पे 100 है, और जब कंसंट्रेशन ये होगी तो 520 है। कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी हमसे पूछ रहा है इस कंसंट्रेशन पे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें सेल कांस्टेंट निकालते हैं। जिसे निकालने का तरीका क्या है, कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस। तो कंडक्टिविटी हमें कितनी दे रखी है, उसने कंडक्टिविटी 0.1 पे दे रखी है, इतनी कंडक्टिविटी इंटू रेजिस्टेंस, इतनी कंसंट्रेशन पे रेजिस्टेंस हमारा 100 था। सबसे पहले सेल कांस्टेंट आ गया अब हमारा। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालनी है सेल कांस्टेंट। अब हमारा फिक्स रहेगा, कंसंट्रेशन हमारी कम या ज़्यादा होती रहे, सेल कांस्टेंट हमारा सेम रहेगा। तो हमने क्या करा, कंडक्टिविटी निकाली हमने 0.02 कंसंट्रेशन पे। तो हमने क्या करा, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। सेल कांस्टेंट हमने अभी निकाल लिया था, कितना आया था 129 मीटर इनवर्स अपॉन 520, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। तो वो होता है हमारा कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी हमने अभी फाइंड कर ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंसंट्रेशन हमने दे रखी है 0.02। अब इसको हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करना है हमें मोल पर मीटर क्यूब में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमारी आगे 20, ये वैल्यू पुट करी, ये हमारा 24, इसको हमने क्या कर लिया, मतलब पॉइंट हटा के इस फॉर्म में लिख लिया इसको, ये और ये एक ही चीज़ है। तो हमारी ये वैल्यू निकल के आ गई। दूसरा इन्होंने अल्टरनेटिव भी बता रखा है। अल्टरनेटिव क्या है हमारा, अल्टरनेटिव में हमारा कंडक्टिविटी क्या होगी, कंडक्टिविटी हमारी होगी क्या, सेल कांस्टेंट अपॉन, ये तो हम निकालेंगे ही। दूसरा इन्होंने फॉर्मूला लगा दिया फिर, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था, क्या है, मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है आपकी, के नीचे होती है हमारी कंसंट, नीचे के अपॉन, नीचे मोलैरिटी होती है हमारी, है ना। तो मोलैरिटी इन्होंने हमारी दे रखी है, कंसंट्रेशन जो दे रखी है, नीचे कंसंट्रेशन रखते हैं ना, और 1000 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दी तो सेंटीमीटर में हमारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में हमारा आंसर आ जाएगा। ये करने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से इसका आंसर, यहाँ पे हमारा सवाल, ये क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट यहाँ पर हो गया था। इसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम दे रखा है, हमारा रेजिस्टेंस दे रखा है, ये हमारी कंसंट्रेशन है, इसका रेजिस्टेंस दे रखा है इतना, ठीक है। डाया दे रखा है, लेंथ दे रखी है। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी निकलवा रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ये होता है, हमें उसने क्या रेजिस्टेंस दे रखा है, तो हमें निकालनी है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो होती है, तो यहाँ से हमारी रो का फॉर्मूला बन गया RA अपॉन L। वैल्यू पुट कर दी हमने, भाई एरिया निकाला था πr स्क्वायर करके हमने निकाल लिया। लेंथ हमने ये दे रखी थी 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लिए, वैल्यू पुट करी, यहाँ से हमारी रेजिस्टिविटी आ गई। कंडक्टिविटी अपॉन 1 अपॉन इसका इन्वर्स होती है, मतलब कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का, तो ये निकाल दिया हमने। फिर मोलर कंडक्टिविटी हमारा क्या फॉर्मूला था, Kc ऑफ 1000। अगर हम यूनिट लेनी हो क्या, अगर हमारी यूनिट कौन सी आनी हो, ये फॉर्मूला हम कब रखते हैं, जब हमें यूनिट लानी हो, ये वाली है ना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो ये फॉर्मूला रखते हैं। ये हमने निकाल के सॉल्व कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो अगर कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी जो है हमारी डिक्रीज होती है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन बोथ फॉर वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा हो, वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, कंडक्टिविटी हमारी हमेशा डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन जब आप डिक्रीज करेंगे। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जब आप घटाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस जो आपका करंट कैरी कर रहे हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो डिक्रीज हो रहे हैं तो आपकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। कंसंट्रेशन आपने कम करी, आयंस कम हुए तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी होता क्या है, मोलर कंडक्टिविटी होती है हमारी इज द कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम V कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी वो कंडक्टेंस उस वॉल्यूम का जो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रखता हो। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो हो रहा क्या है हमारा, उतनी वॉल्यूम मोलर कंडक्टिविटी में उतनी वॉल्यूम होनी चाहिए जितनी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रखे। तो अब आपने क्या किया, जैसे जैसे आपने
मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन घटाने पर। ऐसा क्यों है? आप कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, कैसे घटा रहे हैं? कंसंट्रेशन कैसे घटा रहे हैं आप? डाइल्यूशन करके, यानी उसमें वाटर ज़्यादा मिला रहे हैं, ठीक है। तो आप जब उसमें वाटर मिलाएंगे तो उसकी क्या होगी? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। पर मोलर कंडक्टिविटी तो 1 मोल ही होना चाहिए, तो 1 वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, ठीक है। 1 मोल जितनी भी वॉल्यूम में आए वही हमारा मोलर कंडक्टिविटी होगा। तो हमारी जब वॉल्यूम बढ़ गई तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, मतलब कंसंट्रेशन डिक्रीज के साथ मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब इसमें मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला ये है, मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर ये बात बहुत कंफ्यूजिंग है। इट हैज़ बीन फाउंड दैट डिक्रीज इन के ऑन डाइल्यूशन इज मोर। ये कह रहा है के में जो डिक्रीज हो रहा है डाइल्यूशन पर, कंसंट्रेशन कम करने पर, ठीक है, वो ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम। और अगर ज़्यादा डिक्रीज इसमें ज़्यादा हो रहा है इसके इंक्रीज होने के मुकाबले में, तो मोलर कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज होनी चाहिए। जब हम क्या कर रहे हैं, जब हम कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं तो ये चीज़ हमारी कम होनी चाहिए। और हमने यहाँ पढ़ा है कि कंसंट्रेशन कम करने पर यानी डाइल्यूशन पर क्या हो रहा है, हमारी ये चीज़ इंक्रीज़ हो रही है। इंक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है। पर ये यहाँ पर ये कह रहा है कि वॉल्यूम हमारी जो है वो कम इंक्रीज़ हो रही है, ये ज़्यादा डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये चीज़ आप कंफ्यूज ना हो, आप सिर्फ ये याद रखें कि हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होने वो हमारी कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होने पर वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो ये बढ़ेगा। अब ये जो बात इन्होंने यहाँ पर बताई है, ये बात वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए समझ सकते हैं आप। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, कंडक्टिविटी जो है हमारी वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है, डिक्रीज इन के ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। वैसे तो ये हमारी डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी डिक्रीज ही होती है, ठीक। पर उसमें क्या होता है, उसमें हमारी इज मोर देन कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम। उसमें हमारी वॉल्यूम के साथ साथ जब हम वॉल्यूम हमारी बढ़ती है ना, तो उसमें क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में उसमें कंडक्टिविटी इंक्रीज भी होती है, पर वहाँ पर डिक्रीज ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वॉल्यूम हमारा थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज होने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टिविटी बढ़ेगी, पर इतनी नहीं बढ़ेगी, उसमें ज़्यादा हमारी घटेगी ही, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस समझ सकते हैं यहाँ पर आप इसको, है ना। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या है, हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है जब कंसंट्रेशन हमारी ज़ीरो हो जाए या ज़ीरो को अप्रोच करे, तो जो हमारी कंडक्टिविटी होगी उसको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, और लैम्डा एम नॉट से उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ 2 इलेक्ट्रोलाइट के लिए दे रखा है। ये वाली लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन जो आ रही है, ये स्ट्रेट, ये थोड़ी जो हमारी मतलब स्लैंट है, स्ट्रेट है, ये हमारी जो लाइन है, ठीक है। एक ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, और ये जो कर्व लाइन है हमारी, ठीक, ये हमारी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब ये दिखा क्या रहा है, देखिए यहाँ पर देखें आप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी आ रही है वो आ रही है इस तरीके से। ये हमारी किस प्रकार है, ये इस तरीके से -mx + c, मैथ्स में हम पढ़ते हैं y = इस फॉर्म की आ रही है, y = mx + c। तो ये हमें क्या दिखाता है, ये स्लोप है, यानी यहाँ पर स्लोप क्या हो गया हमारा a, ठीक है। और x कंसंट्रेशन, यानी जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो हमारी हमारी मोलर कंडक्टिविटी घट रही है, या ऐसा कहें जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन घट रही है तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है। यही तो हमने यहाँ पढ़ा था, जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन घटती है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पर जब इंटरसेप्ट करेगा, ये C जो होता है इंटरसेप्ट होता है, तो ज़ीरो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और ये लाइन जब इसको कट करेगी हमें पता लग जाएगा कि हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है। पर ये तो हो गया इसका केस। और इसमें एक बात और ये ध्यान रखें कि वैल्यू ऑफ A, यानी ये एंगल कितना बनेगा, ज़्यादा मतलब स्लोप ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है,
ये डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। चार्ज जो है हमारा जैसे NaCl में 1 होगा, Na प्लस Cl माइनस, तो 1 CaCl2 में Ca2 प्लस आता है और Cl माइनस होता है, तो 2 1, ठीक है। और MgSO4 2 इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है, ठीक है। इसके बाद कोलराश लो, इसमें क्या है, इसमें इन्होंने क्या किया, 2 मेटल लिए जैसे Na और K। इन्होंने कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में एक पैटर्न फाइंड किया, यानी सिमिलर पैटर्न, या कह लीजिए रेगुलरिटी फाइंड की। इन्होंने 2 मेटल लिए, उसमें एनायन सेम है, X जो है ये, इनका डिफरेंस फाइंड किया। इनका डिफरेंस सबके लिए सेम आया, जैसे 2 मेटल की और Na लिया था, इनका डिफरेंस फाइंड किया इन्होंने। यहाँ पर हमारा एनायन क्या है, Cl सेम है, यहाँ पे Br सेम है, यहाँ पर I सेम है, और मेटल वही है, तो डिफरेंस जो आया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में वो लगभग सिमिलर आया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी तरीके से इसको कर सकते हैं। अब क्या करा इन्होंने कि हमारा आपके कैटायन सेम कर दिया, जैसे सोडियम, और मेटल नॉन मेटल जो है एनायन वो अलग अलग ले ली, जैसे Br और Cl, ठीक है। इसी तरीके से ये ले लिया, Br और Cl ले लिया, और अब के हमारा क्या कर दिया इन्होंने, मेटल जो है वो सेम कैटायन फिक्स कर दिया। यहाँ पे एनायन फिक्स करा था, अब के कैटायन फिक्स कर दिया, तो डिफरेंस अब भी सेम आया। तो इन्होंने एक लॉ निकाला जिसको हम कोलराश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन से जानते हैं। वो क्या है, वो कहता है जैसे NaCl की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी ना, वो उसके कैटायन और एनायन के सम के बराबर आएगी। या ऐसे कह लीजिए जितने नंबर ऑफ ये V+ जो है नंबर्स है, नंबर ऑफ कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी जो है प्लस नंबर ऑफ एनायन की जो मोलर कंडक्टिविटी है, वो टोटल हमारे कंपाउंड की मोलर कंडक्टिविटी आएगी, ठीक है। ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, द लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इन्होंने हमें दे रखा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये सब जो बात दे रखी है, ये आप इस ग्राफ से समझ सकते हैं। इस ग्राफ में कह रहा है जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन घटती है तो बहुत तेजी के साथ स्टिफली हमारी क्या होती है, हमारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए 2 केसेस हो रहे हैं, एक तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन घट रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमें पता है वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा, एक तो केस ये हो रहा है। दूसरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का भी केस आ रहा है इसमें, जैसे जैसे वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन कर रहे हैं उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा आ रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आने की वजह से हमारा मोलर कंडक्टिविटी और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए हम इसको डायरेक्ट इसमें इंटरसेप्ट तो हो नहीं रहा है आके, तो इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम इन्होंने कहा है कि इस ग्राफ से नहीं पता लगा सकते, बल्कि कैसा पता लगाएंगे, कोलराश लॉ ऑफ आयंस जो है हमारा है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, इससे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो है मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता लगाएंगे। और एक बात इन्होंने यहाँ पे और देख लीजिए, अब कह रहा है यहाँ पर एट कंसंट्रेशन C इफ अल्फा इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो आएगी वो आएगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड डाटा है कि ये लगभग बराबर आती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये याद करना है बस डायरेक्ट। ऐसे क्यों है कैसे है वो आपको नहीं यहाँ पर करना, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के रेशो के बराबर आती है। और यहाँ पर हम समझ सकते हैं क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए Ka जो है वो हमारा कैसे निकल सकता है, C⁴ 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, अल्फा जो अभी निकाला है, तो ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। मेनली आपको ये यहाँ से C⁴ 1 माइनस अल्फा और अल्फा की वैल्यू ये याद रखनी है। यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ कोलराश लॉ वही है हमारा के क्या अभी हमने पढ़ा है कि हम किसी भी कंपाउंड की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो निकाल सकते हैं उसके इंडिविजुअल आयंस से, ठीक है। इसके बाद ये इजी से 3 क्वेश्चंस दिए हैं। अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट K है, तो C⁴ 1 माइनस अल्फा, ये हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, C की अल्फा निकाला है तो हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल के आ गया। थैंक यू।
इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो होती है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए। वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें अगर हम, उसमें दो कॉपर के इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं जिसमें से एक एनोड है और एक कैथोड है। इम्प्योर कॉपर रोड जो है वो हमारी एनोड है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और प्योर कॉपर रोड यानी हमारा कैथोड पर कॉपर इकट्ठा होगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में हमारे दो लॉ हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ है जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे उतनी ज्यादा आपकी केमिकल रिएक्शन होगी, और सेकंड लॉ है अलग अलग सब्सटेंस जो इकट्ठा होंगे वो डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आपने सेम रखी हुई है और जितने अलग अलग सब्सटेंस इकट्ठे होंगे वो डिपेंड प्रोपोर्शनल होगा केमिकल इक्विवेलेंट वेट पर। और केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? एटॉमिक मास को डिवाइड करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस कैटायन। The amount of electricity required for oxidation reduction depend on stoichiometry of electrode reaction. For example, Ag प्लस में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे रिड्यूस करने के लिए, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होंगे 1 मोल ऑफ सिल्वर आयन के लिए। और एक चार्ज पे इलेक्ट्रॉन आपको पता है 1.6021 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज ऑन 1 मोल से मल्टीप्लाई कर देंगे Na से। Na कितना होता है आपका 6.022 इंटू 10⁻23, तो वैल्यू आएगी 96487 कूलम पर मोल। इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फराडे। ठीक है, तो फॉर इलेक्ट्रोड रिएक्शन जैसे Mg2 प्लस दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसको रिड्यूस करने के लिए, तो 1 मोल के लिए हमें कितने 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। Al3 की प्लस 3 की बात करें तो 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए हमें 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब ये दे रखा है इन्होंने कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल के लिए करंट कितना चाहिए रहता है, अराउंड कितना यूज होता है 50,000 एम्पियर, जिसकी वैल्यू अगर आप चार्ज में देखें अमाउंट जो है वो कितना है 0.518 फराडे पर सेकंड। इतना चार्ज पर सेकंड यूज होता है मतलब आपका कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ मेटल में। ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करते हैं मटेरियल जो है इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है और इलेक्ट्रोड जो यूज किए हैं। अगर इलेक्ट्रोड इनर्ट हैं तो रिएक्शन में पार्ट नहीं करेंगे, और अगर रिएक्टिव है तो इलेक्ट्रोलिसिस में जो रिएक्शन होगी उसमें पार्ट कर जाएंगे वो। इसके बाद अगर आप बात करें, इसको ऐसे भी कह सकते हैं प्रोडक्ट इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज पर और उनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल पर। एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर मोल्टन NaCl ने जो प्रोडक्ट बनेंगे सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस बनेंगे, और अगर आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया एक्वस NaCl का तो जो प्रोडक्ट बनेंगे NaOH, क्लोरीन एंड H2 तीन प्रोडक्ट बनेंगे। और इस केस में आपके पास जो आयन होंगे वो कौन कौन से होंगे Na प्लस, Cl माइनस, H प्लस और OH माइनस। तो यहाँ पर आप देखें कैथोड पर रिडक्शन होने के लिए दो के बीच में कंपटीशन होगा Na प्लस और H प्लस के बीच में। सोडियम मेटल का जो पोटेंशियल है वो -2.71 है और हाइड्रोजन का 0.00 वोल्ट है। तो जिसका हायर पोटेंशियल होगा उसका रिडक्शन होगा, तो H प्लस का यहाँ पर रिडक्शन होगा। पर H प्लस जो है वो आपको किससे बन गया है H2O से, H प्लस OH माइनस से। तो नेट रिएक्शन जो है वो आप ऐसे लिखी जाएगी H2O प्लस इलेक्ट्रॉन हाफ H2 प्लस OH। और अगर आप रिडक्शन की बात करें तो ऑक्सीडेशन की बात करें तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल जो है क्लोरीन मेटल का 1.36 है और वाटर मॉलिक्यूल का 1.23 है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो उसका होगा जिसका पोटेंशियल कम है, रिडक्शन उसका होता है जिसका पोटेंशियल ज्यादा है, और ऑक्सीडेशन उसका होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल दे रखा है वो कम है। तो होना चाहिए किसका H2O मॉलिक्यूल का होना चाहिए, पर क्योंकि ऑक्सीजन के ओवर पोटेंशियल की वजह से क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर। तो नेट रिएक्शन जो लिखेंगे वो लिखेंगे किस तरीके से, नेट रिएक्शन लिखेंगे ये क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ और वाटर मॉलिक्यूल का आपका ऊपर हमने देखा था रिडक्शन हुआ था, जो हाइड्रोजन का हुआ था वो नेट रिएक्शन इस तरीके से लिखी गई थी। ठीक है, कैथोड पे जो रिएक्शन हुई थी पहले केस में, और नेट रिएक्शन आपकी ऐसे लिखी जाएगी जो दिखा रखी है। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज बैटरी।
बैटरी क्या है, बैटरी कहें या सेल कहें, एक से ज्यादा सेल कनेक्ट हो जाते हैं सीरीज में तो उसको बैटरी बोल देते हैं। बेसिकली ये क्या है, गैल्वेनिक सेल ही है, ठीक है, जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। प्राइमरी बैटरी की बात करें, ड्राई सेल या लैक्रेंचे सेल जो दीवार घड़ी में यूज होती है, उसमें क्या है, एक बार यूज होती है फिर वो यूज करने के बाद डेड हो जाती है। उसमें होता क्या है, जिंक कंटेनर होता है जो एनोड की तरह काम करता है, और कैथोड जो है वो क्या होता है, कार्बन या ग्रेफाइट रोड सराउंडेड बाय पाउडर मैंगनीज, ठीक। और जो स्पेस इनके बीच में फिल रहता है वो रहता है मॉइस्ट पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है पर इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, MnO2 का क्या हो रहा है, Zn का ऑक्सीडेशन हो रहा है, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, यानी +4 से +3 स्टेट में जा रहा है। ये रिएक्शन देख सकते हैं आप। सेल पोटेंशियल इसका 1.5 वोल्ट रहता है, और जिंक अमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, ये दिखा रखा है यहाँ पर। ZnNH3 ब्रैकेट 4 सबस्क्रिप्ट में बोलते हैं इसको 4 और पावर 2+। नेक्स्ट है मरकरी सेल। ये लो करंट डिवाइस जैसे वॉचेस, ठीक है, हियरिंग एड, इसमें यूज होती है। इसमें होता क्या है, जिंक अमलगम का एनोड बनता है, यानी ZnHg का एनोड बनता है, उसका ऑक्सीडेशन होगा, और पेस्ट ऑफ HgO एंड कार्बन वो कैथोड की तरह काम करता है, ठीक है, उसका रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KOH एंड ZnO, ये रिएक्शन दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जिंक अमलगम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और मरकरी ऑक्साइड का जिंक अमलगम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मरकरी ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। ओवरऑल रिएक्शन इस तरीके से दिखा रखी है यहाँ पे, ZnHg, HgO, ZnO और Hg। सेल पोटेंशियल इसका 1। सेकेंडरी सेल, ये सेकेंडरी सेल रिचार्ज भी हो जाती है पासिंग करंट अपोजिट डायरेक्शन में, और अच्छी सेकेंडरी सेल वो होती है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल हो सकें। इसमें हमने लेड लिया हुआ है एनोड, ठीक है, और कैथोड लिया है PbO2, 38% सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है। ये रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ये नेट रिएक्शन है आपकी, ठीक है। एक और सेकेंडरी सेल है निकल कैडमियम सेल, जिसकी लाइफ ज़्यादा होती है पर लेड स्टोरेज से ज़्यादा महंगी होती है बनाने में, ठीक है। इसकी ओवरऑल रिएक्शन दे रखी है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्यूल सेल। पहले गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल डायरेक्टली केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है और हाईली एफिशिएंट होता है। तो गैल्वेनिक सेल जो डिजाइन हो कम्बशन ऑफ फ्यूल की एनर्जी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना है, उसको फ्यूल सेल बोलते हैं। यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं आप। एक सक्सेसफुल फ्यूल सेल जो है वो है रिएक्शन यूज करती है हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन की, क्या बनाती है, वाटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बबल थ्रो पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड इनटू कंसंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। रिएक्शन ये है आपकी। इसमें कैटलिस्ट यूज कर देते हैं प्लेटिनियम या पैलेडियम, जो रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन बढ़ा देती है, ठीक है। रेट इंक्रीज करने के लिए ये कैटलिस्ट यूज कर देते हैं। इसके बाद O2 की रिएक्शन दे रखी है, ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, ये ओवरऑल रिएक्शन है। 70% एफिशिएंसी होती है इसकी। कोरोजन, मेटल इज ऑक्साइड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। यहाँ पे आयरन दे रखा है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, पोटेंशियल भी देख सकते हैं आप यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए वो अनदर स्पॉट पे चले जाते हैं मेटल में और ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। H+ कहाँ से, किसी एसिडिक ऑक्साइड से मिल जाता है H+, ठीक है। H2CO3 दे रखा है या किसी और एसिडिक ऑक्साइड से H+ अवेलेबल हो जाता है। कैथोड पे रिएक्शन दे रखी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में रिड्यूस हो रहा है। ये रिडक्शन पोटेंशियल 1.23 वोल्ट दे रखा है। ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ये ओवरऑल रिएक्शन है इसकी, ठीक है। तो ये जो फेरस आयन बन के आया Fe2+, ये फर्दर ऑक्साइड हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है, फेरिक आयन में Fe2O3 में, ठीक है। यही रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3। ये रिएक्शन देख सकते हैं आप। और कोरोजन को स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल भी बोल देते हैं।